नमस्कार, IBC24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इंदौर से बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें। अवैध हथियार के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 12 अवैध देसी कट्टे और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। और ये जो सभी आरोपी पकड़े गए हैं ये पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये हथियार लेने के लिए इंदौर आए हुए थे। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। 12 अवैध देसी कट्टे और कारतूस जब्त किए गए हैं। हथियार लेने के लिए पंजाब से इंदौर ये सभी आरोपी आए हुए थे और इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। तो अवैध हथियार के साथ पंजाब के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए इंदौर में और पंजाब से हथियार लेने के लिए ये सभी आरोपी इंदौर आए हुए थे। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। 12 अवैध देसी कट्टे और कारतूस जब्त किए गए। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से श्री राम का जो मुद्दा है इस सबसे आगे रह सकता है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अब बीजेपी मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में। राम मंदिर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसका प्रचार बीजेपी और हिंदूवादी संगठन अभी से करने लगे हैं और इसी कड़ी में एमपी में बीजेपी ने अभी सभी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इसकी प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर बदल दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए एक बार फिर बीजेपी ने अपना सबसे पुराना और विश्वसनीय कार्ड खेला है। चुनाव के पहले बीजेपी राममय हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। नेशनल विंग के बाद अब राज्यों में भी बीजेपी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की डीपी बदलकर लोगों को मंदिर के उद्घाटन का संदेश दे रही है। जब वो घड़ी आई है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे तो पूरे धूम से, पूरे जोश से ये पूरे देश उसको मनाना चाहता है। सभी लोग जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसके संकल्प पत्र में सदैव ये शामिल रहा था उसके लिए आज हर्ष का विषय है कि ये संकल्प पूरा होने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मंदिर निर्माण का पूरा फायदा लेने की योजना बना चुका है। इसके लिए संघ के अलग अलग अनुषंगिक संगठनों को मैदानी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की है जो घर घर अयोध्या से लाए अक्षय कलश वितरित कर हिंदुओं को अयोध्या के उद्घाटन कार्यक्रम में निमंत्रण दे रहा है। इसके साथ ही दूसरे हिंदूवादी संगठन भी माहौल बनाने के लिए अलग अलग अभियान चला रहे हैं। न्योता देते थे, निमंत्रण देते थे तो अक्षत उनके घर पे, उनके द्वार पे रखते थे और निमंत्रण देते थे कि आप जरूर पधारें। ऐसे हम लोग अक्षत देने के बाद उनसे आग्रह करेंगे कि वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या के पवित्र नगरी में पधारें। भव्य दिव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा से पूर्व हम भोपाल में हिंदू जागृत मंच के द्वारा 26 नवंबर को दीपदान और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी का इजहार करते हुए मंदिर में दीपक लगाने का काम करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को सबसे बड़ा और सच्चा हिंदू पेश कर चुकी एमपी कांग्रेस अब बीजेपी की इस कवायद पर हमलावर है। चुनावी हिंदू होने के जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही है वही अब कांग्रेस ने भी कर दिया है। शिवराज जी जो कहते हैं ना कि कांग्रेस जो है चुनावी हिंदू हैं, अब इन पे उन्होंने प्रूव कर दिया इन पे कि 2024 के चुनावी हिंदू और राम भक्त बनने जा रहे हैं और ये राखें, ये जय जय श्री राम करते हैं। हम कहते हैं जय सिया राम। कर्नाटक के बाद एमपी के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा। जहां बीजेपी ने मोदी और अमित शाह के नाम पर चुनाव लड़ा, योगी की ताबड़तोड़ दर्जनों सभाएं कराई गई और प्रचार में महाकाल और अद्वैत जैसे लोगों का प्रचार किया गया। वहीं जवाब में कांग्रेस ने कमलनाथ को हनुमान भक्त बताकर पेश किया। सामूहिक हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ कराया गया। यही वजह है कि बीजेपी विधानसभाओं के संभावित नुकसान की भरपाई लोकसभा में करने के लिए एक बार फिर से राम की शरण में है।
और राम जन्मभूमि आंदोलन जैसा माहौल बनाने की तैयारी में भी। ब्रिजेश जैन, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। देश के बाकी राज्यों में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अगली सरकार किसकी बन रही है। राजनीति के गलियारों में, गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक यही चर्चा है। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के पास ले जाते हैं जो 55 सालों से ब्रह्म विद्या योग के पीठाधीश हैं, पंडोखर धाम के संस्थापक हैं, महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती, जो आज IBC 24 के कहने पर MP और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार का पर्चा बना रहे हैं और यह बता रहे हैं कि अगली सरकार किसकी होगी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले सभी की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगली सरकार किसकी होगी। हमारे साथ में महामंडलेश्वर संतोष गुरुजी महाराज जी हैं, ये भी पर्चा बनाते हैं। और आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से, किस तरह का, तो आपसे जाने। 52 से 53% कांग्रेस को सीटें मध्य प्रदेश में मिल रही हैं और 40 से 42% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। 8 से 10% में अदर्स पार्टी और निर्दलीय आदि। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 60% के आसपास जो है कांग्रेस की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी शेष में है, बाकी वहाँ बहुत अधिक कोई महत्व नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर बना के बताना चाहें तो आप बताइए ना, किस तरह से ये कैलकुलेशन है आपका। प्रश्न एक है चुनाव, और आप हमसे अब प्रश्न करेंगे मध्य प्रदेश में अभी कितनी सीटें आ रही हैं, किस तरह से, कितनी सीटें पूछी हैं आपने, तो हमने सीटें लिखी हैं, पढ़िए। 116 से 120। किसकी? आपने कांग्रेस की सरकार बन रही, ऊपर लिख दिया, इसीलिए हमने श्री कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आगे बनने जा रही है। लगभग 116 से 120 सीटें। तो आप देख सकते हैं महामंडलेश्वर राजगुरु संतोषानंद महाराज जी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार होगी, ये सारा बात का खुलासा अपने पर्चे के जरिए किया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो MP में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 3 दिसंबर से होगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की व्यापक तैयारी कर रखी है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद EVM में दर्ज मतों की गिनती होगी। स्ट्रांग रूम में केंद्रीय सशक्त पुलिस बल की तरफ से सुरक्षा मुहैया की जाएगी। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश के विभिन्न मतगणना स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। MP में 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए हर स्तर पर तैयारियां तेज होने लगी हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस मतगणना के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी मतगणना को लेकर कमर कस चुकी है, जिसके तहत जबलपुर में आज विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए मतों और डाक मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किए जाने वाले गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों समेत माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दी गई। जबलपुर में एक मेडिकल की छात्रा से MBBS की डिग्री देने के बदले $4,800 यानी करीब 3.5 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया। यह वसूली किसी और ने नहीं बल्कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने की है। अर्पिता चौहान नाम की NRI कोटे की छात्रा ने मजबूरी में राशि तो चुका दी, लेकिन छात्रा ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी, जिसमें उसने कहा कि डिग्री देने के फीस केवल 75 रुपए हैं, लेकिन उनसे $4,800 वसूले गए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है।
मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कुछ एनआरआई स्टूडेंट से आपने सिर्फ 75 रुपए लिए हैं और 75 रुपए ही ऑफिशियल रेट है, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट हो चाहे वो एनआरआई स्टूडेंट हो। ओनली 75 रुपीज यू कैन चार्ज, बट जस्ट टू ब्लैकमेल $4,800 चार्ज कर रहे हो। तो इसको आज मैंने अपने आर्गुमेंट में बोला, तो इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किए हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज टू एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। भोपाल मंडल के भोपाल इटारसी रेलखंड पर बुधनी और बरखेड़ा के बीच जो तीसरी लाइन चालू करने के संबंध में 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक यानी 13 दिनों तक बुधनी मिडघाट चौका और बरखेड़ा स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इसके चलते ट्रेनें इस रूट पर बाधित रहेंगी। इस दौरान रूट पर चल रही कुछ गाड़ियों को या तो निरस्त किया जा गया है या फिर डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। तो 13 दिनों तक 35 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक ये ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। बुधनी बरखेड़ा में आधुनिकीकरण के चलते ये ट्रेनें रद्द की गई हैं और इस रूट में जो बाकी ट्रेनें हैं या तो इन्हें डाइवर्ट किया जाएगा या फिर कैंसिल किया जाएगा। इधर बालाघाट में धान के भंडारण में लापरवाही का मामला सामने आया। धान भंडारण करने वाली कंपनी पर मामला दर्ज किया गया है। गो ग्रीन के डायरेक्टर समेत 3 पर केस दर्ज कर लिया गया है। लगभग 13 करोड़ रुपए की धान के गायब होने की खबर मिली है। इसके अलावा खापा ओपन कैंप में रखी 6,632 टन धान गायब हो चुकी है। कंपनी की लापरवाही के चलते 39 टन धान खराब भी हो गई है। वारा सिवनी थाना क्षेत्र के खापा ओपन कैंप का यह मामला बताया जा रहा है। तो अतिक्रमण पर कार्रवाई होने जा रही है। भोपाल में 692 लोकेशन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एनजीटी की फटकार के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। कलेक्टर ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फटकार के बाद अब 692 लोकेशन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने नगर निगम और संबंधित जो विभाग है उसके अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया। इधर भोपाल में बर्तन के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से फर्नीचर, दस्तावेज जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। सैनी चौराही के बर्तन गोडाउन की घटना बताई जा रही है। तो गोदाम में भीषण आग लग गई। बर्तन गोदाम में आग लगी है और आग लगने से फर्नीचर, दस्तावेज, ये सभी जो सामग्री थी जलकर खाक हो गई। सैनी चौराही इलाके की घटना बताई जा रही है। इंदौर के आजाद नगर में 2 गुटों के बीच कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते यह विवाद झड़प में तब्दील हो गया। झगड़े में 3 से 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद एक पक्ष ने डीसीपी से मुलाकात कर दूसरे पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और पुलिस की ओर से एफआईआर में सही धारा नहीं लगाने का आरोप लगाया, जिस पर डीसीपी ने थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए। झड़प में घायल दोनों पक्षों के लोगों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। आमने सामने रहने वाले 2 परिवारों और उनके कुछ परिवारजनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर पहले भी विवाद हुए। उसी में कल एक बड़ा विवाद हुआ जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उसमें से एक पक्ष आज कार्यालय भी उपस्थित हुआ था, जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उनको जिस प्रकार की चोटें आई हैं उसके प्रोपोर्शनेट जो धाराएँ हैं वो एफआईआर में नहीं लगाई गई हैं। तत्काल थाना प्रभारी को भी सूचित किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि इनके मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाकर, जहाँ पर भी इनका मेडिकल हुआ है और जहाँ इनका इलाजरत है, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाकर उसमें जो भी सुसंगत धाराएं हों उनका इजाफा किया जाए। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्वालियर के सौसा गांव की घटना है, जहां पर घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के होठ और गले पर हमला किया है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, इलाज जारी है उसका। जिले में 23 दिनों में, यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं,
डॉग बाइट की 994 घटना सामने आ चुकी है। तो 23 दिन में ग्वालियर के इलाके में 993 केस डॉग बाइट के सामने आए। उज्जैन में स्कूल बस में पटाखे जलाने पर छात्र की जमकर पिटाई की गई। प्रिंसिपल ने लाठी से छात्र की पिटाई की। घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। परिवार वालों ने थाने में केस दर्ज करा दिया। चिंतामण थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो स्कूल बस में एक छात्र ने पटाखे जला दिए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने इस छात्र की जमकर पिटाई की गई। लेकिन जो परिवार वाले हैं उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ अब थाने में केस दर्ज करा दिया है। खबर ग्वालियर से, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते युवक को गोली मार दी गई है। शादीशुदा महिला का एक 12वीं कक्षा के छात्र से अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के पति ने युवक को गोली मारी और महिला ने खुद फोन कर युवक को पहले घर बुलाया। इसके बाद उसके पति ने गोली मारी। छात्र गंभीर रूप से घायल है, इलाज जारी है उसका। और गोली मारने के बाद दोनों आरोपी जो हैं ये फरार हैं। झांसी रोड थाना क्षेत्र के देवनगर की घटना बताई जा रही है। खबर इंदौर से, जहां पर हीरानगर में 10वीं के छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। छात्रा अपने दादा दादी और चाचा के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा का नाम हेमा बताया जा रहा है। राजेंद्र नगर में वो रहती थी। परिवार वालों ने बताया कि शाम करीब 4 बजे हेमा के जो दादा हैं ऑटो रिक्शा लेकर गए। तब तक वो अंदर कमरे में पढ़ाई कर रही थी और जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा गया तब उसकी लाश मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जैसा उसका क्या पता क्या दिमाग में बैठा, थोड़ी गुस्से किस्म की थी। दादा दादी चिल्ला देते थे तो गुस्सा कर लेती थी, खाना नहीं खाती थी। मेरे को 4 बजे फ़ोन आया कि रानी मिल नहीं रही। तो मैं घर पहुंचा। जब तक तो वो मिल चुकी थी इनको, बच्ची उनको, मेरी छोटी भतीजी उनको। क्या करा बच्ची ने? फांसी लगा ली सर। पुलिस वाले खड़े थे वहीं पर उसी समय। हाँ, उम्र 16 साल है और निवासी गणेश नगर की रहने वाली लड़की। ट्रेन में पढ़ाई करती थी और छोटी बात में गुस्सा कर लेती थी, इसलिए अपने घर पे फांसी लगाई। जबलपुर का आसमान आज फाइटर जेट सुखोई 30 की गर्जना से गूंज उठा। आज सुबह सुखोई लड़ाकू विमान ने जबलपुर के ऊपर से उड़ान भरी। धुंध भरे आसमान को चीरते हुए तेज गर्जना करता हुआ सुखोई 30 3 बार वहां से गुजरा। आसमान में यह गर्जना सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रूटीन एक्सरसाइज के लिए ग्वालियर एयरबेस से सुखोई ने ये उड़ान भरी थी। एटीसी के मुताबिक एयर एक्सरसाइज के लिए सुखोई 30 जबलपुर समेत कई जिलों के ऊपर से होकर गुजरा है। लेकिन जबलपुर वासियों के लिए आंखों से फाइटर जेट देखने का ये पहला अनुभव था। लिहाजा गर्जना करता उड़ान का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बहुत हाई कोड आ रहा है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता रखने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक राहत भरी खबर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पुराने कोर्स से नए कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को अब यूनिवर्सिटी से पात्रता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। डीएवीवी ने पात्रता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए कॉलेजों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब छात्र सीधे कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया कर सकेंगे। कोरोना के बाद शुगर और हार्ट पेशेंट के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में हर तीसरा व्यक्ति शुगर से पीड़ित है। ऐसे में देश भर के एक्सपर्ट्स इन बीमारियों को रोकने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इसी कड़ी में भोपाल के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीसी मनोरिया ने 80 का एक नया फॉर्मूला इजाद किया है। क्या है ये 80 का फॉर्मूला और इसे अपनाकर कैसे शुगर और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, आप भी सुनिए। शुगर और हार्ट जैसी बीमारियों से बचाव के लिए एक 80 का फार्मूला भोपाल से इजाद किया गया है। क्या है ये फार्मूला, इस पर बात करेंगे। प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीसी मनोरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो आपने फार्मूला बताया 80 का फार्मूला क्या है सर और किस तरह ये बचाव करता है?
80 का फॉर्मूले का मतलब होता है कि आपका जो कमर का घेरा होता है, जिसे वेस्ट लाइन कहते हैं, वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कमर का घेरा बढ़ेगा तो आपकी लाइफ कम होएगी। ब्लड शुगर 80 होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल जो ख़राब होता है वो 80 रहना चाहिए। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 रहना चाहिए। आपको हर 3 दिन में कम से कम 80 मिनट वॉक करना चाहिए। आपको स्मोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उससे 80 मीटर दूर रहना चाहिए। और आपको 80 टाइम्स कम से कम महीने में हंसना चाहिए। हार्ट रेट आपका 80 रहना चाहिए। और यदि आप हार्ट अटैक या लकवे के मरीज हैं तो 80 मिलीग्राम एस्प्रिन और 80 मिलीग्राम स्टेटिन जो होता है टॉर्वास्टेटिन, वो उसका सेवन करना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें आप नियम अनुसार करेंगे तो आप लंबी आयु जिएंगे। हार्ट अटैक भी नहीं होगा और डायबिटीज़ भी नहीं होगा और ब्लड प्रेशर भी नहीं। सर, इन दोनों प्रमुख रूप से हार्ट अटैक और शुगर जैसी तमाम बीमारियां, हर तीसरा भारतीय शुगर से पीड़ित है। क्या वजह है इसकी? इसकी मुख्य वजह जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब हो गई है। मेडिकल का फॉर्मूले अलग रहते हैं। अगर यही आप करोगे, ईट लेस, ईट राइट, ईट इन टाइम, वॉक मोर, स्लीप वेल एंड स्माइल, तो आपको बहुत कम बीमारियां होंगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं सामान्य जीवन और जीवन में खुशी और नियमित दिनचर्या जो है वो आपको तमाम बीमारियों से दूर रख सकती है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।